नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या फिर से बिहार में पलटी मारेंगे सीएम नीतीश। आखिर पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम क्यों किया रद्द, उठ रहे हैं सवाल। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2 महीने में यूपी के सीएम पद से हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल ने कर दिया है ये बड़ा दावा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने कहा विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी। खबर में ये भी जिक्र होगा कि पीएम मोदी पर खड़गे का पलटवार, कहा कांग्रेस आरक्षण और संविधान के लिए लड़ रही है। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि शरद पवार का पीएम पर हमला, कहा मोदी के रुख से सांप्रदायिक कटुता बढ़ने की आशंका। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब क्या फिर से पलटी मारेंगे सीएम नीतीश? आखिर पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम क्यों रद्द, और यहां पर उठ रहे हैं कई सवाल। जी दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये कहे जाने पर कि नीतीश चाचा भले ही भाजपा में चले गए हैं, लेकिन उनका मन इधर है। और इस बयान से बिहार के राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। और ये हलचल तब और तेज हो गई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में जाना रद्द कर दिया। इसके बाद से तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है, जिससे काफ़ी हलचल है। और अब इसको लेकर एनडीए खेमा की ओर से लगातार तेजस्वी यादव पर पलटवार किया जाने लगा है। तेजस्वी यादव के इस बयान को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने इसे चुनावी लाभ के लिए दिया गया बयान बताया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल का बड़ा दावा, 2 महीने में यूपी के सीएम पद से हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि दोनों 17 सितंबर 2025 को अमित शाह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ आखिर सबसे मजबूत चुनौती योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पंख भी काट दिए जाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नियम बनाया कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को भाजपा या सरकार में जगह नहीं मिलेगी, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इस नियम के तहत सबसे पहले रिटायर होने वाले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। यशवंत सिन्हा और सुमित्रा महाजन जैसे कई लोगों को टिकट नहीं मिला और दूसरों को इस्तीफा देना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने कहा विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय विशेष अदालत द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दायर उसकी शिकायत पर संज्ञान ले लेता है तो एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। समाचार वेबसाइट के अनुसार देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत दर्ज एक आरोपी की हिरासत के विषय में थी, कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का आरोपी अगर समन पर विशेष कोर्ट के सामने पेश होता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और ईडी की पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता नहीं है। पीएमएलए की धारा 45 में कहा गया है कि सरकारी वकील को आरोपों की जमानत अर्जी का विरोध करने का मौका दिया जाना चाहिए और इसके अलावा अदालत को ये आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि ये मानने के लिए कि उचित आधार है कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ये स्थितियां आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी के लिए जमानत को चुनौतीपूर्ण बना देती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर खड़गे का पलटवार, कहा कांग्रेस आरक्षण और संविधान के लिए लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को कम करना चाहती है और इसे अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस इन कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा के लिए लड़ रही है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पिछले 5 साल में किए गए काम पर लोगों से वोट मांगना चाहिए, ना कि उन्हें गुमराह करने का प्रयास करना चाहिए। आरक्षण पर कांग्रेस पर निशाना साधने वाली पीएम मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं
नहीं है। खड़गे ने यहाँ पर कहा कि हम आरक्षण के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आपको आरक्षण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सभी सीटें नहीं भरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और आरोप लगाया कि पार्टी हर चीज में विफल रही है। उन्होंने कहा कि आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आप इतना अच्छा नहीं कर सके। युवाओं को हर साल कम से कम 1 करोड़ नौकरियां दी जा सकती थी, आप हर चीज़ में फेल हो गए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं। आप से हम कहते हैं कि आपने जो काम किया है उसके आधार पर आप वोट मांगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर भी भाजपा पर पलटवार किया कि सोनिया गांधी ने संसद निधि का 70% से अधिक अल्पसंख्यकों पर खर्च किया है। खड़गे ने कहा कि सांसदों को हर साल MPLAD फंड में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और पूछा कि क्या इसका कुछ हिस्सा सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाता है, क्या ये बड़ी बात है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद निधि में 5 करोड़ रुपए है और आपने अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, और यहाँ अगर सड़कों के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं तो क्या ये बड़ी बात है? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने सबका ख्याल रखा है, बंटवारे की राजनीति नहीं करती हैं और लोगों को दुख नहीं पहुंचाती हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी के रुख से सांप्रदायिक कटुता बढ़ने की आशंका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल के दिनों में अपनाया गया रुख विभिन्न समुदायों को पास लाने के बजाय देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा सकता है। पवार महाराष्ट्र के डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार भास्कर भगारे के पक्ष में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भगारे का मुकाबला बीजेपी सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार से है। पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रुख से विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ सकता है। मैंने आज नासिक में उनका भाषण सुना और ये मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप था। उनका रुख ऐसा होना चाहिए था जिससे विभिन्न समुदाय और धार्मिक समूह करीब आते। पवार ने क्षेत्र में पानी की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि नासिक जिले में पानी की उपलब्धता और उसका वितरण मुद्दा है। उपलब्ध पानी का कुछ हिस्सा गुजरात की ओर भेज दिया जाता है। राज्य नेतृत्व इस बारे में क्या कर रहा है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोचक हुई करनाल की चुनावी लड़ाई, गोवा में भारी विरोध और जनता के अंडर करंट से अटकी भाजपा की सांसें। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सत्ता के पावर सेंटर से करनाल में मुकाबला कर रहे कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराज ने चुनाव को रोचक बना दिया है और बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री यहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे वो लोगों को दिखा सके। उनके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं, हुड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास ना तो दिखाने के लिए कोई काम है और ना ही भविष्य के लिए कोई योजना है, तथा भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में राज्य के लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट के लिए मतदान 25 मई को होगा। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण चौधरी के लिए प्रचार करते हुए हुड्डा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर वोट मांग रही है तो दूसरी ओर बीजेपी बिना कोई काम दिखाए वोट मांग रही है। उनके पास भविष्य के लिए भी कोई योजना नहीं है। हुड्डा ने कहा कि राज्य के लोग उस पार्टी को वोट देंगे जिसने फसलों के लिए MSP को कानूनी गारंटी दी है, ना कि उस पार्टी को जिसकी सरकार में किसानों को लाठियां और गोलियां मिली हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग डर और अपराध के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी के लिए वोट करने जा रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि इस देश में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, सरपंचों, व्यापारियों समेत समाज के हर वर्ग की आवाज को कुचलने वाली बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी को अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। उम्र 75 साल से अधिक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी को सक्रिय राजनीति से दूर रहने की सलाह दे डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, इसलिए अब सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। उन्होंने खुद जो नीति तय की है उसका ख्याल रखना चाहिए।
उन्हें अपनी नीति पर गौर करना चाहिए। हम तो अब उन्हें सीधे तौर पर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप समझ ही रहे हैं देश में क्या हो रहा है। उन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन लोगों पर किसी को भरोसा नहीं है, केवल झूठ और नफरत के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जो उनके मुंह में आता है वो वही बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने अग्निवीर योजना बनाई, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ ये बताना चाहिए। हकीकत तो ये है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश के 45 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो सकता है। अब यदि उनका उम्र चला जाए तो इसकी वजह क्या होगी। इसीलिए वो खुद के लिए भी और देश के भी सही नीतियों का पालन करें। तेजस्वी से जब ये पूछा गया कि जब जब चुनाव हो, जैसे जैसे चरण बीत रहा है, वैसे वैसे भाजपा का एजेंडा बदल रहा है, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कंफ्यूज हो चुके हैं, इसीलिए वो महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। जबकि गिरिराज सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार की बातों पर हम नहीं बोलते हैं, उनके पास कोई गंभीरता नहीं है, कुछ भी बोल देना है। तेजस्वी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको कौन सी जिम्मेदारी दी है जिसमें उनका साथ भी मिल रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि छोड़िए ना, अंदर की बात है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बताए हुए काम को कर रहे हैं, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री का सहयोग और आशीर्वाद भी प्राप्त है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला, कहा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में बुधवार को जनसभा हुई और सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एनडीए की तानाशाही सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। पहले 4 चरणों के चुनाव में ये साफ हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हेमंत सोरेन बेहतर कार्य करने लगे तो मोदी सरकार परेशान करने लगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं की नौकरी पक्की की जाएगी, राज्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। 2014 में चले जुमले, 19 में चले, अभी 24 में नहीं चलेंगे। जुमले जब तक चलते रहे मोदी जी के, तब तक उनकी सरकार बनती रही। लेकिन ये 24 में जुमले समाप्त हो चुके हैं। पहले, इससे पहले इनकी पोल नहीं खुली थी, ना महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया खिलाड़ियों के साथ वो पोल खुली थी, पुलवामा केस नहीं खुला था। अभी वैक्सीनेशन का ये जो केस खुला है 500 करोड़ की, जो कंपनी अपना 7 बार डेमो फेल कर चुकी है, उसको वैक्सीनेशन बनाने के लिए आप कैसे दे सकते हैं। और एक एक व्यक्ति को आपने कोविशील्ड लगाया, जो आज ब्रेन हेमरेज से केसेस आ रहे हैं। केरला के अंदर 93 केस आए। क्या प्रज्वल रेवन्ना का केस आपने सुना होगा, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी सॉरी, जो यौन शोषण हुआ है 3000 से ज्यादा महिलाओं का, उस बात सुना है कि बाप बेटे दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें मोदी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। जी, मोदी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन पार्टी से निकाल दिया गया है उन्हें। कितने रेपिस्ट हैं, आप हाथरस कांड देख लो, आप एक मिनट, आप हाथरस कांड देख लो। नारी शक्ति की बात करते हैं कि नारी की सुरक्षा, हाथरस कांड में बेटी को रातों रात जला दिया गया। तब कहाँ गए मोदी जी की? इन चीज़ों पे जुबान नहीं खुलती। मणिपुर में नारी को नंगा घुमाया गया। लेकिन मणिपुर में भी अमित शाह गए थे तो उनका क्या हुआ ये बताइए। अमित शाह तो हर जगह पहुंच जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री होने के बाद देश में 70 साल में ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई देश पे ऐसी आफत आ जाए तो उस पर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं हर चीज़ पे। और रही मोदी जी की गारंटी जो आप कहती हो, मोदी जी ने जो 5 किलो राशन दिया है गरीबों को, वो 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने के लिए दिया उन्होंने। सरकारी भिखारी समझ लो, सरकारी भिखारी बना दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर। 5 किलो राशन दे। राशन दे तो रहे हैं, अगर राशन ना दे तब भी आप कहोगे आपको तो हर चीज पे शिकायत है। मैं 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। वो सारी झूठी हैं और नौकरियां कम कर दी गई हैं। राजस्थान से सरकार बनते के साथ 10,000 हटा दिए गए नौकर पे। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिवा अपने लोगों को पैसा देकर विदेशों में भगा दिया गया है।
ये बात। और अभी आपने कहा कि रैपिस्टों को कैसे मोदी जी देखते हैं और उनका टिकट काट दिया। मैं बता दूं, जो पहलवान के चेयरमैन थे, पहलवान कुश्ती ब्रजमोहन भूषण जी, उन्होंने उनका टिकट तो काट दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन उनके बेटे को दे दिया। तो क्या ये निकालना हुआ? क्या ये महिलाओं को सम्मान हुआ? सेम कंडीशन ये। इससे पहले क्या कहते हैं, बाकायदा बताया गया था कि उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये आदमी यौन शोषण में लिप्त थे, बाकायदा लिखित में, लेकिन उसके बावजूद उसे टिकट दिया गया। मोदी जी ने उसका प्रचार किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मामला हाइप हो गया तब उन्हें लगा कि क्या कहते हैं, अब हमें से पीछा छुड़ाना चाहिए। जब उन्होंने पार्टी से निकाला, और उन्होंने नहीं निकाला, ये तो उस पार्टी ने निकाला, भाजपा ने तो उसमें तब भी खामोशी थी। लेकिन गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना, अब आपको क्या चाहिए? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि उसमें क्या, हमने कहा कि ये तो रैपिस्टों के समर्थक हैं। बात हम तो यहाँ अगर समर्थक होते तो गिरफ्तारी नहीं होती ना। आपको तो बहाना चाहिए मोदी जी को बुरा कहने का, आपको मोदी जी पे आरोप लगाने का बहाना चाहिए। इतना ही अच्छा था तो कुलदीप सेंगर के अंदर इतना जो मामला हुआ, उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी करके दिखाते, बिल्किस बानो के आरोपियों को क्या कहते हैं, सजा दे के दिलाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। जब बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तब जाके क्या कहते हैं, जो है ना, कोई वो भी औपचारिकताएं निभाई जा रही है, वो कोर्ट के संज्ञान पर स्टेप हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पत्रकार साथी जो है राहुल भाई, वो कह रहे हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती जी, उनको तो मेरे से आप पूछो, क्वेश्चन करो। मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसा कहना है जनता का। ठीक है, मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो बढ़िया, ना बनती है तो बढ़िया। पहले ये बताइए, मायावती किस एंगल से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उनके पास 271-72 की संख्या है, पॉपुलेशन नहीं, जोर शोर से उनके प्रत्याशी जो है नामांकन दर्ज करा रहे हैं। वोट काटने का तरीका है, जो कुछ जातिवादी होते हैं या मतलब कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको बहकाने के लिए वोटों को मिसगाइड करने का तरीका होता है। जातिवादी नहीं, ज्यादातर बहुजन को उन्होंने दिया है। नहीं, बहुजन का टिकट नहीं है, बहुजन को देते तो गठबंधन में आती। बहन जी अगर बहुजन की बात करती तो गठबंधन में आती। आप लोगों ने मनाया ही नहीं, उन्हें लेने की कोशिश नहीं की। गठबंधन में मनाने के लिए जो देशभक्त है, उनको कोई मनाना नहीं आता, वो बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही आपने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया था, उन्होंने एक सीट मांगी थी, नगी आपने नहीं दी। तो गठबंधन में अगर आपने लेना होता तो एक सीट दे सकते। ऐसा है, गठबंधन की कहीं मजबूरियां होती है, हमने जनता ने उसको वैसे जिता दिया। चंद्रशेखर को वहाँ की जनता ने जिता दिया, लेकिन वो गठबंधन में तो नहीं है ना। जिता दिया तो आप अपने ऊपर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखो वो हमें जनता ने देगा, जनता को ताकत देकर गया अम्बेडकर, ना कि नेताओं को, ना कि पार्टी को। हमें जिसे जिताना उसको जिताएंगे, जो हमें अच्छा लगता है। अब कन्हैया हमें अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? जब ये जेल में गया था, इसने जेल में से नीला और लाल रंग के 2 कटोरे मिले थे। इसने कहा यह देश के अंदर जो क्रांति हुई, या तो नीले रंग से हुई या लाल रंग से हुई है, अब मैं इन दोनों ही क्रांतियों को एक जगह जोड़ूंगा। उसने ये काम किया, फिर वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अपना बलिदान है और देश के लिए उन्होंने काम किया है। मुझे ये नहीं, मुख्यमंत्री बन चुकी है कई बार की मायावती, तो क्या अगर आपको क्या दिक्कत है जब एक दलित महिला जो है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती है तो क्या दिक्कत है? नहीं, प्रधानमंत्री बन जाओ, दिक्कत नहीं है बहन जी। हमें दिक्कत यह है कि 272 MP लाओ हमारे लिए। पहले MP तो लाओ, और MP एक तरफ तो जो सत्ता में बैठी उसके पास 40 पार्टियों से गठबंधन करके रह रही है, और आपकी मशीन, ये इलेक्शन कमीशन, ये हमारी EVM मशीन उसके हाथ में है। अच्छा जी, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो अकेली लड़ रही है, और उधर गठबंधन भी लड़ रहा है। वो बताओ कि कैसे लाएगी, और जनता उसका साथ छोड़गी। उसी पहले भी तो किसी गठबंधन के बिना उन्होंने मुख्यमंत्री बनी है ना। वो ऐसे क्या, वो भी तो बड़ा चुनाव होता है। कूटनीति को के तहत, एक मिनट सुनो, कूटनीति के तहत उनको वो बनाया गया था ताकि दलित वोट इससे कांग्रेस से हट जाए। तो एक बार थोड़ी बनी है वो मुख्यमंत्री। हाँ, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गई। फिर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा एंटी संविधान काम किए, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वो अकेली लड़ती हैं, वोट काटने के लिए लड़ती है, इसलिए उन्हें जन समर्थन नहीं है। ओवैसी हुआ करते थे, वही आज रोल मायावती रोल अदा कर रही हैं। लेकिन ये जनता का ये मुझे कांग्रेस का वो लगता है एजेंडा कि जब भी कांग्रेस या बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी खड़ी होती है तो आप लोग हमेशा उसे बी टीम करार कर देते हैं, कह देते हैं कि वैसी बी टीम है या बसपा पार्टी वो बी टीम है। तो बीजेपी कहती चली आई है कि केजरीवाल को बी टीम बताती थी, तो आज क्यों केजरीवाल जी को अंदर कर रखा इन्होंने? केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब 3 दिन तक क्यों सोए हुए थे, आप ये बताइए। केजरीवाल जी सोए नहीं थे, LG के दफ्तर में जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करा था कि दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर वो बी टीम नहीं होते तो वो 3 दिन तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन कैसे ले सकते? उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जब केंद्र के अंदर सरकार के अंडर में नहीं आती, आपको बता दें, और देश के अंडर में नहीं आती,
लेकिन वो BSF वगैरह कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 3 दिन तक शांत बैठे रहे। आज मोदी और अमित शाह ने जेल में डाल दिया। अब ये देखो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे बड़ा संदेश क्या होगा अब ये देखिए तो इलेक्शन का चुनाव का दौर है ना, तो अपने फायदे के लिए उन्हें डाला गया है। उन्हें फायदे के लिए नहीं डाला गया है। ये आम आदमी पार्टी ही कह रही है। आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये तो देश का एक एक नागरिक बता देगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हमारे हाथ में हो ना, सब कुछ करके दिखा देंगे। और देश के इतिहास में ऐसी पहली पार्टी है, दंगों के तुरंत बाद लोगों को मुआवजा मिला है। लेकिन ज्यादातर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो एक धर्म विशेष के लोग हैं, ये भी आपको पता होगा। ये तो आपको पता है, बीजेपी ने सारा प्री प्लान दंगा था सारा ये जो है। तो बीजेपी ने, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी ना दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है पूरी। केंद्र के अंदर अधीन है तो कहाँ से कर लेंगे बता दो। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। सारे अधिकार छीन कर ये तो वही हाल हो गया कि फूफा शादी में नाराज हो गए और बाप ने कह दिया कि फूफा सारे अधिकार छीन के केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। डाला नहीं डाला, वो अब डाला है ना। शुरू से केजरीवाल जी बीजेपी के साथ ही मिले हुए हैं। 70 साल में साथ में मिले होते तो जेल में नहीं होते। अगर कोई देश में मुकाबला कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। अब ये देखिए।